गुड मॉर्निंग फ्यूचर सीएस। आज अपन करने जा रहे हैं एक नए सब्जेक्ट से मुलाकात। तो आज उनसे हमारी पहली बार मुलाकात होने वाली है। तो आज अपन बात करने वाले ऑडिट का। अपन रिवीजन लेक्चर शुरू करने वाले हैं फॉर द मे 25 अटेम्प्ट। तो जैसा अपन ने क्लासेस में पढ़ा, आज अब अपन उसको रिवाइज करने वाले हैं। साथ साथ में अपन क्वेश्चंस, केस स्टडीज को भी सॉल्व करने वाले हैं। और वो आपके पास, वो सिर्फ ना मेरे से जो लिए हुए क्लासेस है उनके पास, बल्कि सब बच्चों के पास ये रिवीजन लेक्चर्स, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन एंड केस स्टडी सबके साथ अपन डिस्कस करेंगे। क्योंकि सब बढ़ेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली इसी एजेंडा के साथ आज अपन करते हैं चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत, दैट इज नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। तो अगर अपन बात करें तो अभी अपन सबसे पहले बात करते हैं कि ऑडिट बना कैसे, ऑडिट का ओरिजिन कैसा है। तो बेसिकली ऑडिट जो बना है वो लैटिन वर्ड ऑडायर से बना है, जिसका मतलब होता है सुनना। तो पहले के जमानों में ऑडिटर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सुनाया जाता था और वो ये उससे पता लगाते थे कि क्या एम्प्लॉई केयरलेस या नेग्लिजेंट तो नहीं है, क्या एम्प्लॉइज केयरलेस एंड नेग्लिजेंट तो नहीं है। फिर यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और बहुत ज्यादा ट्रेड, कॉमर्स बढ़ता गया और उसकी वजह से ऑडिट की डिमांड बढ़ती गई। अब बेसिकली क्या है, भारत के कंटेक्स्ट में ऑडिट कब आया? तो मैंने बोला कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 4th सेंचुरी बीसी में ही ऑडिट का जिक्र किया गया है, जहां पे उन्होंने बात करी थी अकाउंटिंग ईयर के बारे में, जहां पे उन्होंने बताया था कि किताबों को क्लोज करना चाहिए एंड उसके ऑडिट के बारे में उन्होंने उसकी चेकिंग एंड वेरिफिकेशन के बारे में भी बात किया कि अकाउंट्स को कैसे वेरीफाई किया जाए। एंड उन्होंने इस बारे में भी जिक्र किया कि राजा लोग कैसे छोटे छोटे लोगों से टैक्सेस वसूलते थे, कैसे वो अपनी पावर का यूज करके कैसे वो बेसिकली उनसे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू वसूलते थे। तो उसमें उनकी किताब के अंदर मिस स्टेटमेंट इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में भी जिक्र है, ड्यू टू दी अब्यूज ऑफ दी पावर। जो 100 रुपए की चीज थी वो 200 रुपए में बेची गई होगी। तो 4th सेंचुरी बीसी में भी कौटिल्य ने बेसिकली भारत के कंटेक्स्ट में बात करें तो उन्होंने जिक्र किया है। तो यही चार्ट अपन ने बनाया। मैंने बोला ऑडायर से निकला है, ऑडिट का मतलब पहले सुनाया जाता था। कौटिल्य के 4th सेंचुरी बीसी में ऑडिट का जिक्र है, जहां पे बेसिकली अगर मैं बोलूं तो एक अकाउंटिंग ईयर के बारे में बात की गई है, कैसे अकाउंट्स को क्लोज करना चाहिए, कैसे उसका ऑडिट होना चाहिए। देन पीरियोडिकल चेकिंग एंड वेरिफिकेशन के बारे में भी बात की गई है। एंड देन मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक भी वो पहुंच गए थे, ड्यू टू दी अब्यूज ऑफ पावर, जहां पे रेवेन्यू वसूली के लिए बहुत सारे बेसिकली मतलब अगर आप बोलो तो मतलब राजा लोग छोटे छोटे लोगों से कर वसूलने के लिए यू कैन से कि पावर का एक्सरसाइज करके शायद अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेते थे। तो 4th सेंचुरी बीसी में भारत के कंटेक्स्ट में ऑडिटिंग का ओरिजिन है। फिर बाद में ब्रिटिश इंडिया के केस में ऑडिटर जनरल भारत के रूप में आया, जिसको बाद में स्टैट्यूटरी पावर भी मिली और जो बाद में जाके सीएंडएजी बन गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि अपन इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि सीएंडएजी अपॉइंट करता है ऑडिटर को इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। और फिर हमारा प्यारा सा इंस्टीट्यूट बना, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ सीए इंस्टीट्यूट बना इन 1949। अब बात करते हैं अपन ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है। एक काम करते हैं, स्टडी मटेरियल से ही कर लेते हैं फटाफट। तो ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है? मैंने बोला ऑडिट क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका, ऑफ एन एंटिटी, ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। मतलब मैंने बोला ऑडिट होता है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी, चाहे वो एंटिटी प्रॉफिट कमाती हो चाहे ना कमाती हो, चाहे वो छोटी हो चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो प्रोपराइटरशिप हो चाहे वो एलएलपी हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे किसी भी वो लीगल फॉर्म में हो। जब हम ये एग्जामिनेशन कर रहे हैं विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयरऑन, तो मैंने बोला ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, चाहे वो प्रॉफिट कमाती हो ना कमाती हो। अभी इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि जो मेरी जजमेंट है, मेरी जो विशेस है, इट इज नॉट सबॉर्डिनेट। मतलब मैं किसी की जजमेंट, अपनी जजमेंट को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दे रहा हूं बेस्ड ऑन दी जजमेंट ऑफ दी अनदर पर्सन। तो मैंने बोला अपन चार्ट्स पे चलते हैं वापस से अपन। तो ऑडिट क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ दी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। अब मैंने बोला इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबॉर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन। मतलब मेरे पे अपना कोई जोर
नहीं चला पा रहा, अगर मेरी जजमेंट है कि शायद यहाँ पे जजमेंट, मेरी जजमेंट है कि 10 साल यूजफुल लाइफ लेनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट आके मेरे पे दबाव बनाए और बोले कि भाई तू सिर्फ 5 साल ही ले ताकि मेरा प्रॉफिट थोड़ा कम दिखे, मेरा टैक्स थोड़ा कम बने। तो मैंने बोला ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है एक एंटिटी के फिनेंशियल इंफॉर्मेशन का, चाहे वो एंटिटी छोटी हो बड़ी हो, प्रॉफिट कमाती हो ना कमाती हो, चाहे वो एलएलपी हो चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। अभी एग्जामिनेशन हम कर क्यों रहे हैं? ताकि हम अपना ओपिनियन दे पाए, विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। तो मैंने बोला हम एग्जामिनेशन क्यों कर रहे हैं? ताकि हम अपना ओपिनियन दे पाए। अब हम ये ओपिनियन कैसे एक्सप्रेस करते हैं? थ्रू अ रिटन रिपोर्ट। मैं एक रिपोर्ट बनाऊंगा जिसमें बेसिकली अपनी ऑडिट रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं बेसिकली, तो अपन ने ऑडिट की पूरी डेफिनेशन समझ ली है, राइट। अब अपन चलते हैं, अब अपन ने बोला अब बेसिकली अपन को इंश्योर करना है कि जब हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट देंगे, राइट, तो हमने पढ़ा कि ओपिनियन देना है, राइट। अब हम बोलेंगे, अब हमें ये इंश्योर करना है कि जो हमारी ऑडिट किए हुए फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो किसी को मिसलीड ना करे। इसके लिए हम क्या क्या चीजें करेंगे? तो इसके लिए मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल सा आपके लिए चार्ट बना रखा है। तो मैंने बोला है कि बेसिकली आपको ये इंश्योर करना है, देखो मैं बताता हूँ, ऑडिट क्या है? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका? ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, किसकी? ऑफ एन एंटिटी, चाहे वो प्रॉफिट कमाती हो ना कमाती हो, छोटी हो बड़ी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल फॉर्म। जब हम ये एग्जामिनेशन कर रहे हैं ताकि हम ओपिनियन दे पाए। ओपिनियन कैसे देते हैं? थ्रू रिटन रिपोर्ट। अब आप जब ओपिनियन दे रहे हो तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मिसलीडिंग टू एनीबॉडी। अब कैसे आप इंश्योर करोगे ये चीज कि आपके ऑडिट किए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी को मिसलीड तो नहीं कर रहे हैं? तो आपको चेक करना पड़ेगा कि जो एंट्रीज आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डली है उसका प्रॉपर सपोर्टिंग है, उसके पीछे इनवॉइसेस है, उसके पीछे परचेज ऑर्डर्स है जिसके बेसिस पे वो एंट्री डली है। फिर जो आपके लेजर अकाउंट्स बने हैं वो इन एंट्रीज के बेसिस पे बने हैं, ये भी क्लियर बात होगी। और एंट्रीज कोई भी ओमिट नहीं हुई है फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ द बुक, फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब जब अकाउंट्स आप बना रहे थे तो कोई भी एंट्री नहीं छूटी है। तो मैंने बोला एंट्रीज आर एडिक्वेटली सपोर्टेड, वाउचर के पीछे इनवॉइसेस आ रहा है, पीओ आ रहा है, सब कुछ अप्रूवल्स आ रहे हैं। फिर अकाउंट्स इन्हीं एंट्रीज के बेसिस पे बने हैं, कोई भी एंट्री छूटी नहीं है। अब इन अकाउंट्स के बेसिस पे क्या बन जाएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मैंने बोला जो आपके स्टेटमेंट है वो क्लियर है, अनएम्बिगुअस, जिसमें मतलब क्लैरिटी है, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। वो ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड, डिस्क्राइब्ड, डिस्क्लोजर। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बहुत ही शानदार है। तो मैंने बोला आपको ये इंश्योर करना है एज अ ऑडिटर that the financial statements would not mislead anybody। पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, आपको माइंड में रखना है कि आप क्या क्या इंश्योर करोगे। आप देखोगे कि जो अकाउंट्स बने हैं वो एंट्रीज के बेसिस पे बने, कोई भी एंट्री छूटी नहीं है, एंट्री के पीछे वाउचर है, एंट्रीज आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। अब हमने पढ़ा ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो इस इंडिपेंडेंस का मतलब भी हमने समझ लिया कि माय विशेस आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन। अब मेरा इंडिपेंडेंट रहना इसलिए जरूरी है ताकि मैं अपना ओपिनियन फॉर्म कर पाऊं विदाउट एनी इन्फ्लुएंस। अब एग्जांपल ले लो, क्या मैं अपने भाई का ऑडिट कर सकता हूं? तो जवाब है नहीं। क्या मैं उस कंपनी का ऑडिट कर सकता हूं जिसमें मैंने शेयर ले रखे? ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही मुझे पता अगर मैंने ऑडिट में कुछ कमी निकाली तो मेरी शेयर की वैल्यू कम हो जाएगी, मेरे शेयर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या मैं इस कंपनी का ऑडिट कर सकता हूं? तो जवाब है ना ना ना, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। क्या मैं अपने भाई की कंपनी का ऑडिट कर सकता हूं? तो जवाब है ना ना ना, बिकॉज आई हैव टू बी इंडिपेंडेंट। प्रॉफिट चाहे छोटी हो बड़ी हो, या अपन ने पहले से डिस्कस कर लिया। एंड पर्पस क्या है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयरऑन। अब इसके लिए उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी को मिसलीड तो नहीं करते। उसके लिए अपन ने 6-7 ये पॉइंट्स पढ़ लिए, है ना। अब बेसिकली ऑडिटिंग इज अ सबसेट ऑफ अश्योरेंस। मतलब सबसे पहले आता है अश्योरेंस, फिर उसका एक पार्ट है ऑडिट। अश्योरेंस के अभी हम जब आगे जाएंगे चैप्टर में तो हम पढ़ेंगे अश्योरेंस के अंदर ऑडिट्स भी आते हैं, रिव्यूज भी आते हैं, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर अश्योरेंस भी आती है, और प्रोस्पेक्टस में जो दी गई इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर भी अश्योरेंस आती है, इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर भी अश्योरेंस आती है। तो कहने का मतलब क्या, अभी अगर इस स्टेज पे मैं आपको समझाना चाहूं तो मैं ये बोलूंगा अश्योरेंस इज अ बिग टर्म एंड ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ इट। अश्योरेंस इससे ऊपर है। तो ऑडिट अश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाए यूजर्स का, कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। जैसे आपका इन रिविजन लेक्चर्स को देख के एग्जाम देने का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है मुझे, वैसे ही यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है ऑडिट के कारण। तो आपको ऑडिट करवा के
कॉन्फिडेंस बढ़ाना है यूजर्स का, तो उसको हम बोलते हैं अश्योरेंस। तो अश्योरेंस का एक सबसेट है ऑडिट, ये अब अपन बात कर चुके हैं। मैंने बोला ऑडिट और अकाउंट्स दोनों भाई भाई है। मैंने बोला जिसको हम ऑडिट करते हैं दैट इज द रिजल्ट ऑफ द ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस। इसलिए आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की अच्छी नॉलेज होना इज अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट। आपको बिजनेस एंड टैक्स लॉस की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है ताकि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे तरीके से समझ पाओ। आपको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में भी बहुत अच्छी नॉलेज होना जरूरी है, तभी तो आप पता लगा पाओगे कि भाई क्रूड ऑयल का भाव ऊपर गया था तो इसलिए कंपनी की पावर एंड फ्यूल कॉस्ट ऊपर है, या लेट्स से आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का भाव ऊपर गया था। यू हैव टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द क्लाइंट जिसमें क्लाइंट ऑपरेट कर रहा है ना। एंड आपको ह्यूमन बिहेवियर की नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि आप ऑडिट के बीच में बातचीत करोगे, है ना। आपको आप बेसिकली यू विल सीक द इंफॉर्मेशन, यू विल मेक इंक्वायरीज, तो आपको बेसिकली बातचीत का तरीका भी आना चाहिए। यू शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। फिर आपको मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें इंस्टीट्यूट क्या कहता है कि स्टैटिस्टिक्स आप क्या करोगे, सैंपल निकालोगे, तो सैंपल में आप कौन सी सैंपलिंग करोगे, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। तो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग के बारे में आपको नॉलेज भी होनी चाहिए ना। तो आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी पता होना चाहिए, आपको मैथमेटिक्स के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि शायद आपको कभी बोल दिया जाए कि भाई तू इन्वेंट्री जाके वेरीफाई करके आ, तो वहां पे तुझे काउंटिंग में तो करनी पड़ेगी। तो मैथ्स स्टैटिस्टिक्स बोथ आर नीडेड। फिर डेटा प्रोसेसिंग, आज की डेट में जितने भी ऑडिट होते हैं वो सारे के सारे लैपटॉप्स में होते हैं, तो आपको और सारी की सारी बिजनेस प्रोसेसेस जो होती है वो भी कंप्यूटर सिस्टम्स में होती है, तो आपको उसकी भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फिनेंशियल मैनेजमेंट तो आपको बहुत जरूरी है जानना कि क्या कंपनी, आप कौन सा एनालिसिस करते हो हर बैलेंस शीट डेट पे, दैट इज अ गोइंग कंसर्न एनालिसिस। तो आपको एज अ ऑडिटर देखना है कि क्या ये कंपनी चल पाएगी अगले 12 महीने तक। तो आप क्या देखोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप देखोगे क्या करंट एसेट सफिशिएंट है टू पे द करंट लायबिलिटीज, क्या करंट एसेट्स इतने हैं कि मैं पैसे दे पाऊंगा अपनी करंट लायबिलिटीज के। तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑडिटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फंड्स फ्लो, रेशियो एनालिसिस, ये भी आपको करना पड़ेगा। एंड आपको कॉस्टिंग भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप इन्वेंट्री को वैल्यू करते हो तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो आपको प्रोडक्शन के बारे में भी जानना पड़ेगा। व्हाट आर इट्स कॉस्टिंग सिस्टम, व्हाट इज इट बेसिकली प्रोडक्शन सिस्टम, ताकि आप समझ पाओ कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री दैट इज एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। अभी अपन चलते SA 200। अभी अपन पढ़ेंगे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स थोड़ा सा आगे जाके, बट आप ये समझ लीजिए अभी SA 200 इज अ पार्ट ऑफ दी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। SA 200 अपन समझते हैं, जैसा अपन ने क्लास में भी पढ़ा था कि SA 200 टॉक्स अबाउट दी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर, कि क्या मेरे ऑब्जेक्टिव्स है एज अ ऑडिटर, एंड इट टॉक्स अबाउट द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो ये बोलता है कि पहला तो तेरा काम क्या है, दूसरा ये बोलता है कि कर कसम कर खा वादा कि तू करेगा ऑडिट इन्हीं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से। तो ये ऐसे 200 इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो आपको एज अ ऑडिटर पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है as a whole, as a complete picture, these are free from material misstatement. What is material misstatement? कोई बहुत बड़ी गलती नहीं हो रखी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल में। these are free from material misstatement, चाहे वो मिसस्टेटमेंट फ्रॉड की वजह से हो, चाहे वो एरर की वजह से हो। अब मैं ये रीजनेबल एश्योरेंस क्यों ले रहा हूं, ये मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि मैं अपना ओपिनियन दे पाऊं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं दीज आर इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल FRF, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बने हैं। तो मैंने बोला ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर क्या है, कि आपको रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल है दीज आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, चाहे वो फ्रॉड की वजह से हो, चाहे वो एरर की वजह से हो, ताकि आप ओपिनियन दे पाओ दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द FRF। तो पहला आपको लेना है रीजनेबल एश्योरेंस, दूसरा आपको अपनी रिपोर्टिंग करनी है ना, आपको अपनी कम्युनिकेशन करनी है, आपको रिपोर्ट करना ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेशन करनी है। तो दो बातें हो रही है, रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन। तो आप रिपोर्ट बनाओगे अपनी ऑडिट रिपोर्ट, एंड आपको कम्युनिकेशन करनी पड़ती है विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस, दैट इज मैनेजमेंट, है ना। आपको कभी कभार ऑडिट कमेटी होती है, उनसे भी बातचीत करनी पड़ती है, दैट इज कवर्ड इन SA 260 एंड 265। तो
first thing is obtaining the reasonable assurance, and the second thing is reporting and communicating. These are the two objectives of the auditor. तो मैंने बोला overall objectives of the independent auditor, and मैं जो ऑडिट करूंगा वो will be in accordance with standards on auditing and the conduct of an audit in accordance with standards on auditing. ये SA 200 की थीम है. तो हमने बोला पहला उसका ऑब्जेक्टिव है कि उसको रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, चाहे वो मिसस्टेटमेंट एरर की वजह से हो, चाहे वो फ्रॉड की वजह से हो, है ना. फिनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कोई मटेरियल गलती नहीं है. फिर मैंने बोला ये मैंने इसलिए लेना है ताकि मैं अपना ओपिनियन दे पाऊं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं दीज आर इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ, एंड मुझे अपनी रिपोर्टिंग करनी है, एंड आई हैव टू कम्युनिकेट ऑल्सो, है ना. अब कम्युनिकेट किस किस से करना वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे. And we have to report and communicate what are my auditor's findings or what is my auditor's you can say final report. I have to report and communicate. ये हो गया. अब अपन बात करते हैं रीजनेबल एश्योरेंस. रीजनेबल क्या होता है? मैंने बोला ये एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है, ये कंप्लीट एश्योरेंस नहीं है, बट फिर भी ये हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है. गारंटी नहीं है कि जो ऑडिट हुआ है वो उसके अंदर हमने सारी मटेरियल स्टेटमेंट्स को ढूंढ लिया है, ऐसा नहीं है, बट इट्स अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस. इट्स नॉट अ कंप्लीट एश्योरेंस, बट इट्स अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस. अब बेसिकली ऑडिट जो कैरी आउट होता है इन अकॉर्डेंस विथ, अब मैंने बोला ना इसमें दो पार्ट है. पहला इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर, देन द कैरिंग आउट द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग. तो मैंने बोला ऑडिटर अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड स्किल लगाता है और वो एसईएस के हिसाब से ऑडिट करता है. वो ऑडिट प्रोसीजर्स को अप्लाई करता है, ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन एंड इवैल्यूएट करता है, एंड फिर वो अपना कंक्लूजन्स के ड्रॉ करके अपना ओपिनियन दे देता है. इसकी वजह से जो मुझे एश्योरेंस मिलती है दैट इज हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस एंड नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस. अब मिस स्टेटमेंट एरर की वजह से भी हो सकती है और फ्रॉड की वजह से भी हो सकती है. तो बेसिकली आपको रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन टोटलिटी आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड. अब स्कोप ऑफ ऑडिट में, स्कोप का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द रेंज, क्या क्या इसके अंदर आता है. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है यूजर्स का. यूजर्स कौन कौन है? शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, बैंकर्स, तो बहुत सारे आपके यूजर्स हैं. अब आपको इनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है. तो मैं कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाता हूं? मैं अपना ओपिनियन देता हूं दैट मतलब द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेकन एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड इट हैज बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ. अब एप्लीकेबल एफआरएफ का मतलब क्या होता है? मैंने बोला एप्लीकेबल एफआरएफ का मींस बेसिकली मैं क्या ओपिनियन दे रहा हूं कि मैंने रीजनेबल एश्योरेंस लेनी दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बने हैं एज अ होल these are free from material misstatement and it has been prepared in all material respects, and I have to express an opinion that the financial statements are prepared in all material respect in accordance with the applicable FRF. एफआरएफ क्या हुआ? अब मैंने बोला एफआरएफ या तो लॉ प्रेस्क्राइब कर सकता है, लेट्स से शेड्यूल 3. शेड्यूल 3 में जैसे बता रखा है कि इसी हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, तो या तो वो हो सकता है, या फिर मैंने बोला कंसीडरिंग द नेचर ऑफ द एंटिटी एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जैसे आईसीआई ने प्रेस्क्राइब कर रखा है कि अगर कोई छोटी एंटिटी है तो उसमें ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं लगेंगे. तो बेसिकली बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द एंटिटी व्हाट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट. तो आपको बेसिकली समझना पड़ेगा, आपको लेनी है रीजनेबल एश्योरेंस. ठीक है. अब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है. स्कोप मींस यू हैव टू एनहांस द कॉन्फिडेंस. ठीक है. तो यूजर्स को आपको समझना पड़ेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेबल एफआरएफ. अब इसके अंदर क्या क्या आता है? मैंने बोला यू हैव टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एन एंटिटी व्हिच आर रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो कोई भी एंटिटी का हिस्सा अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, तो एग्जांपल मान लो आपसे पूछा जा सकता है ऑडिट में कि आपको अब आप गए, आपने बोला यार मुझे कॉस्टिंग समझा दो आप. अब आपका कॉस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है. अब आप तब भी क्यों कॉस्टिंग समझ रहे हो? कॉस्टिंग इसलिए समझ रहे हो ताकि आप इन्वेंटरी की वैल्यूएशन सही कर पाओ. आप ये देखोगे कि भाई कितनी कॉस्टिंग आती है. लेट्स से एग्जांपल ले लेते, फाइबर से यान बनता है, यान से फैब्रिक बनता है. अब आपको देखना फैब्रिक के अंदर कितनी कॉस्टिंग आएगी यान की, तो आपको बेसिकली कॉस्टिंग शीटें देखनी पड़ेगी कि भाई इतना यान लगता है फॉर दिस मच ऑफ फैब्रिक, है ना. तो अब क्या आप सोच रहे हो? वैसे तो आप चलेंगे कॉस्ट साइड पे, बट बेसिकली ये समझना इसलिए जरूरी है बिकॉज इट इज relevant to the financial statement. So you have to cover all the aspects of an entity which are relevant to the financial statement. फिर आपको देखना पड़ेगा that the underlying information जिसके बेसिस पे financial statement बन रहे हैं, information contained in the underlying records is
reliable and sufficient for the purpose of the preparation of the financial statement. तो मैंने बोला information जो कि underlying records में है, underlying accounting records like vouchers, documents, etc. is reliable and sufficient. तो दो वर्ड की बात हो रही है, reliable भी है and sufficient भी है. अब आप ये कैसे evaluate करोगे, आप ये कैसे देखोगे कि जो underlying information है, underlying information है that is reliable and sufficient for the preparation of the financial statement. इसके लिए आप करोगे, स्टडी करोगे किसकी, अकाउंटिंग सिस्टम्स की, कि कंपनी कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करती है, बेसिकली क्या कंपनी के पास प्रोसेसेस है कि लेट से इनवॉइस आया तो वो रिकॉर्ड होगा ही होगा, ऐसा तो नहीं है वो अनरिकॉर्डेड चला गया, है ना। अब जैसे मान लो कंपनी ने कंट्रोल लगाया कि जब भी कंपनी का बंदा पेमेंट कर रहा है तो वो ये देखेगा कि क्या उसका पहले खर्चा बुक हो गया है, तो यू हैव टू स्टडी दी you have to study and assess the accounting system, the controls, and then you will carry out the test, procedures, and inquiries to conclude that the underlying information based on which the financial statements is getting prepared is reliable as well as sufficient for the purpose of the preparation of the financial statement. तो मैंने बोला scope of audit, you have to cover all the aspects which are relevant to the financial statement. Then you need to think that whether the information contained in the underlying accounting records and source data is reliable as well as sufficient for the preparation of the financial statement, and then the proper disclosure of the financial statement. तीसरी responsibility है आपको ये चेक करना है that the financial statement, तो basically अभी अपन ने पढ़ लिया through the study and assessment of the how would you ensure that the information contained in the underlying accounting records is reliable and sufficient. It is through the study of the accounting system, the controls, and then carrying out the testing procedures and then the inquiries. अब आपको देखना पड़ेगा प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. तो आप ये देखोगे कि जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, इसके लिए अपन ने चार्ट बना रखा बहुत बढ़िया सा, तो आप इसको समझो कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली डिस्क्लोज होगी हो. कोई भी जो स्टैट्यूटरी डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड है, लाइक आज की डेट में शेड्यूल 3 बोलता है कि रेशियोज को डिस्क्लोज करो एक्सेट्रा, वो बोलता है कि बोरिंग्स की मैच्योरिटी शेड्यूल को डिस्क्लोज करो, तो आपको स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को देखना है. तो मैंने बोला ऑल दी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज डिस्क्लोज, ऑल दी स्टैट्यूटरी डिस्क्लोजर्स आर डिस्क्लोज, एंड आपको देखना पड़ेगा कि बेसिकली आपको जब प्रॉपर डिस्क्लोजर देख रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज मैनेजमेंट ने चूज करी है दीज आर प्रॉपर. सबसे पहले आपको देखना है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज इज प्रॉपर, एंड फिर आपको देखना है कि क्या ये कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रही है, वेदर द चूजन पॉलिसी हैज बीन अप्लाइड कंसिस्टेंटली ऑन अ पीरियड टू पीरियड बेसिस. तो मैंने बोला ऑल दी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होगी, जो भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है वो डिस्क्लोज कर दिया आपने. आपको ये भी देखना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है दीज समराइज द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स. तो मतलब मान लो रेवेन्यू जो है वो रेवेन्यू के एक लाइन आइटम में आ गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर समराइज्ड, है ना, एंड you have disclosed, you have considered the judgments made by the management in the preparation of the FS. तो मैंने बोला बहुत सिंपल है, सारी relevant information क्या डिस्क्लोज हो गई है, जो भी स्टैट्यूटरी डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड थे क्या वो डिस्क्लोज हो गए. You will evaluate the selection and consistent application of the accounting policies. Then you will evaluate whether the selection of the accounting policy is proper and क्या accounting policy को लगाया गया है consistently on a period to period basis. फिर आप ये ensure करोगे that the financial statement properly summarize करके है transaction and events and you will consider the judgments made by the management in the preparation of the FS. अब बेसिकली अपन आ जाते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. तो मैंने बोला हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज अबाउट द पास्ट को समराइज करती है. तो मैंने बोला इट मींस एन इंफॉर्मेशन जो कि फाइनेंशियल टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है, ठीक है, अबाउट दिस डिस्क्राइब्स द इकोनॉमिक इवेंट्स इन द पास्ट. सेल हुई है, परचेज हुई है, तो ये बेसिकली हो गया हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो अब ऑडिट जो होता है वो भी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर होता है. तो आपको ये समझना था स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर क्या नहीं आता है. तो मैंने बोला आपकी जो कॉम्पिटेंस के बाहर है, आप ये नहीं बता सकते ना भाई इस बिल्डिंग की लाइफ कितनी है, आप बिल्डिंग को देख के नहीं बता सकते, ठीक है. तो दिस इज समथिंग दैट इज आउटसाइड द डोमेन ऑफ योर कॉम्पिटेंस. तो मैंने बोला व्हाट डज इट इंक्लूड, पहले हम चलते हैं क्या क्या इंक्लूड करता है. मैंने बोला इट कवर्स, यू शुड कवर all the aspects of an entity which are relevant to the financial statement. Then you need to evaluate the reliability and sufficiency of the financial information. Then you have to ensure the proper disclosures. फिर मैंने बोला क्या नहीं आता है,
जो कि आपकी एक्सपर्टीज से बाहर है, ठीक है, कि आप जैसे सिविल स्ट्रक्चर्स की लाइफ नहीं बता सकते, आप प्लांट एंड मशीनरी की फिजिकल कंडीशन देख के नहीं बता सकते कि क्या ये चल पाएगी आज से 5 साल बाद या नहीं चल पाएगी। तो दैट इज नॉट समथिंग दैट इज योर कॉम्पिटेंस, दैट इज नॉट योर स्पून ऑफ टी, ठीक है। तो अब बेसिकली आपको समझना पड़ेगा, यू आर ऑल्सो नॉट एन एक्सपर्ट इन द ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आपको ये थोड़ी पता यार ये जाली कागज मेरे सामने लाए गए हैं, ठीक है। एंड आप इन्वेस्टिगेशन तो कर नहीं रहे। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है कि आप क्रिटिकली एग्जामाइन कर रहे हो कोई चीज को विद अ स्पेशल पर्पस। आप फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्रिटिकली एग्जामाइन कर रहे हो। आप कोई एरिया में आपको लगता है कि यार यहाँ फ्रॉड है, लेट्स से आपको लग रहा है स्टॉक में फ्रॉड है, तो ये क्रिटिकली एग्जामाइनिंग अकाउंट विद अ स्पेशल पर्पस। तो अगर आपको लग रहा है कि फ्रॉड है तो आपको बुलाया गया कि चेक करो, तो ये इट इज मोर लाइक अ इन्वेस्टिगेशन। और आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, आपके पास पावर ऑफ सर्च, पावर ऑफ विटनेस, जो कहूंगा सच कहूंगा, ऐसी पावर्स आपके पास नहीं है जो कि शायद इन्वेस्टिगेशन में पावर्स होती है। जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हो तो आपके पास वो पावर होती है। अब आपको क्या लेना है ना, आपको रीजनेबल अश्योरेंस लेनी है, तो ये आपको पता है। सो यू हैव टू कवर ऑल द एस्पेक्ट, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन। इसके लिए आप अकाउंटिंग सिस्टम को चेक करोगे, इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करोगे, एंड यू विल कैरी आउट द टेस्ट। एंड देन यू हैव टू एंश्योर प्रॉपर डिस्क्लोजर। आप देखोगे क्या द सिलेक्शन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी इज प्रॉपर, whether it is has been applied on a consistent basis, and then you will basically express an opinion on the financial statement. And responsibility क्या नहीं है मेरी, बनाने financial statements बनाना मेरी responsibility नहीं है। जो मेरी आउटसाइड दी कॉम्पिटेंस अथॉरिटी, आउटसाइड में कॉम्पिटेंस, जैसे एग्जांपल ले लो मशीनरी की लाइफ बताना, वो सारी चीजें मेरी कॉम्पिटेंस में नहीं है, तो वो मैं नहीं कर सकता। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन द ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एंड ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, जब आपको पता है कि भाई कुछ गलती हुई है, इट इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन विद अ स्पेशल पर्पस। तो मैंने बोला ये होता है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स विद अ स्पेशल पर्पस। अब आपके पास सर्च एंड सीजर वाली पावर इन्वेस्टिगेशन में होती है बट ऑडिट में नहीं होती। विटनेस वाली पावर की आपके पास इन्वेस्टिगेशन में होती है और इसमें नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन का मतलब हमने समझ लिया है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स बहुत विद अ स्पेशल पर्पस। अब व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। मैंने बोला मैं ऑडिट रिस्क को, अभी ऑडिट रिस्क अपन चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, अभी छोड़ देते हो ऑडिट रिस्क क्या होता है। मैंने बोला आप ऐसे समझ लो कि ऑडिट कुछ लिमिटेशन से भरा हुआ है। ऑडिट इसलिए आप ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं कर सकते, ठीक है, ऑडिट रिस्क को आप जीरो नहीं कर सकते, मतलब आप ये नहीं बोल सकते, आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले सकते, आप हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस ही ले सकते हो। इसलिए आपकी ऑडिट रिस्क कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू जीरो, ठीक है। तो ये 5 कारणों की वजह से। पहला है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मैंने बोला जब मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है तो उसके अंदर कुछ जजमेंट्स लेता है, चाहे वो सब्जेक्टिव डिसीजंस हो या फिर कुछ हो सकता है अबाउट द फ्यूचर दैट इज वेरी वेरी अनसर्टेन। तो मैंने बोला मैनेजमेंट जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है तो वो कुछ जजमेंट लेता है, या तो वो बहुत सब्जेक्टिव हो सकती है। एग्जांपल ले लो यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी, तो हो सकता है कि कोई बोल रहा है ये 15 साल है, कोई बोल रहा है 10 साल है, तो these may be subjective decision। या फिर डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, मान लो मैनेजमेंट ने बोला मैं आज से 12 महीने तक चलता रहूंगा क्योंकि मेरे पास कैश फ्लोज आएंगे ऐसे ऐसे, लेकिन हो सकता है कि वो कैश फ्लोज एक्चुअल में ना आए, तो डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इज देयर। तो मैंने बोला प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैनेजमेंट की जजमेंट्स होती है, ये सब्जेक्टिव भी हो सकती है या फिर हैव सम अनसर्टेनिटी। एंड अब आप बेसिकली मैनेजमेंट कंट्रोल्स बनाती है, मैनेजमेंट ही कंट्रोल्स बनाती है, बट हो सकता है कि ये कंट्रोल्स चले ही ना हो ड्यू टू इट्स ओन लिमिटेशन। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेसिकली, देखो पहला चीज मैंने बोली नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, हम दिस इज वन ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। तो मैंने बोला नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है कि मैनेजमेंट जजमेंट लेता है, जजमेंट सब्जेक्टिव हो सकती है, अबाउट अनसर्टेन फ्यूचर हो सकती है। तो मैंने बोला देयर इज अनसर्टेनिटी और सब्जेक्टिविटी इन दी जजमेंट्स, राइट। तो दी जजमेंट्स में इन्वॉल्व सब्जेक्टिविटी और दी डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। फिर मैंने बोला दूसरा, मैंने बोला अब एक तो हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वाला पार्ट, मैंने बोला दूसरा मैनेजमेंट ही कंट्रोल्स बनाती है। अब हो सकता है मैनेजमेंट खुद ही इन कंट्रोल्स को ओवरराइड कर ले, है ना। तो देयर आर सम इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जो कि हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे वापस से। तो मैंने बोला कुछ इंटरनल कंट्रोल जो मैनेजमेंट ने बनाए हैं वो भी अपनी इनहेरेंट लिमिटेशन से सफर करते हैं। तो एग्जांपल इसमें क्या दिया कि बेसिकली लेट से जब सामान आएगा तो जो बंदा रिसीव कर रहा है वो उसे स्टैम्प करेगा और एक्नॉलेज करेगा कि इतनी क्वांटिटी आई है, और फिर वो जो सामान आया है वो जाएगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास एज अ प्रूफ कि सामान आया था। बट अब एग्जांपल ले लो कि सामान एक्चुअल में नहीं आया, तब भी उसने स्टैम्प करी,
अकाउंट्स पेबल वाले डिपार्टमेंट और वो दोनों मिल गए और उन्होंने वो पैसे की पेमेंट करके खुद अपने अपने जेब में डाल ली। तो ये आप समझो बेसिकली इट्स एन एग्जांपल ऑफ कल्यूजन। कल्यूजन मींस कल्यूजन कैन ओवरराइड द कंट्रोल्स। तो अब बेसिकली क्या किया, दो एम्प्लॉइज मिले और उन्होंने बेसिकली कंपनी को मतलब बेसिकली धोखा कर दिया। तो ओवरराइडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो मैंने बोला नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हम दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। पहला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, दूसरा है कंट्रोल्स के बारे में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जजमेंट होती है, उसमें सब्जेक्टिविटी होती है, उसमें अनसर्टेनिटी होती है। क्योंकि हो सकता है ना कि हमने गोइंग कंसर्न माना इस उम्मीद में कि कैश फ्लोज आएंगे, बट हो सकता है दीज कैश फ्लोज आर अनसर्टन एंड बेसिकली मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोल्स बनाने के लिए, बट हो सकता है कि कंट्रोल्स चले ही ना हो ड्यू टू देयर ओन लिमिटेशंस। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट में, दैट इज नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब मैंने बोला ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर ही ऐसा है कि मैं कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले सकता, मैं कभी भी ऑडिट रिस्क को जीरो पे नहीं ला सकता। पहला रीजन क्या है, मैं सैंपल पे टेस्टिंग करता हूं, दिस इज द प्रैक्टिकल लिमिटेशन। लीगल लिमिटेशन, मेरे पास बेसिकली अगर मैनेजमेंट ने डेटा नहीं दिया, मैनेजमेंट ने मुझे डेटा नहीं दिया, तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूं, अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख सकता हूं, बट मेरे पास पावर नहीं है, इतनी पावर नहीं है कि मैं उनसे गला दबा के इंफॉर्मेशन ले लूं। तो आई हैव लीगल लिमिटेशन। अब हो सकता है कि मैनेजमेंट ही धोखेबाज लोगों से बनी हुई हो, मैनेजमेंट में कंसिस्ट ऑफ डिसऑनेस्ट एंड अनस्क्रपलस पीपल, एंड हो सकता है कि उन्होंने खुद ही फ्रॉड किया हो और वो कुछ ऐसी स्कीमें बना के मेरे सामने कुछ जाली कागज प्रोड्यूस करके मुझे बिलीव करवा दे कि भाई सब कुछ जेन्युइन है, जबकि वहां पे फ्रॉड था। तो मैनेजमेंट की इंटेंशन से ऊपर ऑडिटर उसका ऑडिट नहीं कर सकता। अगर मैनेजमेंट की इंटेंशन ही गलत है तो शायद वो कुछ फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, फ्रॉड को छुपाने के लिए कुछ अच्छी सारी स्कीमें, ये सब बना के ऑडिटर को कंफ्यूज कर सकती है। एंड हमने पढ़ा ही था ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट इन दी ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, जब हम स्कोप के बारे में पढ़ रहे थे। हो सकता है कंपनियां रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में एंटर करके सिर्फ और सिर्फ जो पेपर ट्रांजैक्शन हो, जो कि कुछ हो ही ना एक्चुअल में ट्रांजैक्शन, इट मे बी ओनली पेपर ट्रांजैक्शन, मतलब कुछ ट्रांजैक्शन नहीं भी हुई तब भी मैंने सेल दिखा दी क्योंकि मुझे अपना रेवेन्यू टारगेट मीट करना था, तो ऑडिटर शायद पता कर ही ना पाए। तो देयर आर प्रैक्टिकल देन लीगल लिमिटेशन। ज्यादा से ज्यादा मैं रिपोर्ट कर दूंगा, मैं गला पकड़ के इंफॉर्मेशन नहीं निकल सकता। मैनेजमेंट में कंसिस्ट ऑफ डिसऑनेस्ट एंड स्क्रपलेस पीपल एंड रिलेटेड पार्टी। हो सकता है कि कुछ ट्रांजैक्शंस हुए हो जो कि एक्चुअल में ना हुए हो, बट सिर्फ बुक एंट्री के थ्रू हुए हो। तो इट मे बी वेरी वेरी टफ फॉर द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई सच रिलेशनशिप्स कि ये रिलेटेड पार्टी थी एंड हम शायद हम मतलब वो फ्रॉड या फिर वो एंट्रीज को ना डिटेक्ट कर पाए। एंड ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स विद अ स्पेशल पर्पस। जैसे मान लो अगर आपको बुलाया गया कि भाई चेक कर क्या ये फ्रॉड हुआ या नहीं हुआ, दैट इज इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब बेसिकली जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है उसकी रेलेवेंस कम होती जाती है। तो हमने बोला अगर मान लो आप फटाफट रिजल्ट्स नहीं ला पा रहे, जैसे आपको पता है लिस्टेड कंपनी के केस में हर 45 दिन में जैसे ही क्वार्टर खत्म होता है वैसे ही रिजल्ट आने चाहिए। इसका क्यों टाइमलाइन रखा गया, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन की रेलेवेंस खत्म होती जाती है। फिर मैंने बोला अब बैलेंस नीड्स टू बी स्ट्रक बिटवीन द रिलायबिलिटी एंड द कॉस्ट। अब मान लो कहने का मतलब क्या है कि ऐसा ना हो कि हम बहुत ज्यादा खर्चा कर दे उस फिनेंशियल, मतलब देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द रिलायबिलिटी एंड द स्टॉक, तो एंड द कॉस्ट। ठीक है, तो अब बेसिकली हो सकता है इसमें एग्जांपल क्या दे रहा है इंस्टीट्यूट कि मैंने बोला ना रेलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन डिक्रीजेस ओवर टाइम, तो ये ऐसे वाला ग्राफ बनता है। तो इसके लिए एग्जांपल ने इंस्टीट्यूट ने भी ऐसे वाला ही दिया और कहा कि अगर मान लो आपने 2 साल पहले अगर कोई इंफॉर्मेशन ली थी और आज आप तीसरे साल में से यूज करने वाले हो तो ना करो बच्चों, ना करो। हो सकता है कि वो शायद इंफॉर्मेशन रेलेवेंट ही ना हो। अब फ्यूचर इवेंट्स, अब आपने तो जब ऑडिट किया तो सब कुछ सही किया, बट क्या हुआ, मार्केट कंडीशन चेंज हो गई या फिर नया प्रोडक्ट आ गया या फिर कुछ नया एडवर्स इवेंट हो गया जिससे शायद बिजनेस जो था वो शायद अब गोइंग कंसर्न नहीं रहा। तो आपने तो ऑडिट किया था गोइंग कंसर्न पे, अब शायद अगले 6 महीने में गोइंग कंसर्न नहीं रहा। तो बेसिकली हो सकता है कि देयर माइट बी सम एडवर्स इवेंट्स और फ्यूचर इवेंट्स which may result in a material misstatement, जो कि लग रहा था कि एंटिटी चल पाएगी 12 महीने बट जब शायद ना चल पाएगी। एंगेजमेंट मींस
इट्स एन अरेंजमेंट, इट्स एन अग्रीमेंट टू डू समथिंग। अब इसमें एग्जांपल के केस में ले लो, ऑडिटर और क्लाइंट एग्री कर रहा है कि ऑडिटर कह रहा है मैं आपको ऑडिट करूंगा, क्लाइंट कह रहा है मैं आपसे ही ऑडिट करवाऊंगा, तो इट्स एन एंगेजमेंट एंड इट टेक्स द शेप ऑफ द एंगेजमेंट लेटर। अब एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है? मैंने बोला एक्सटर्नल ऑडिट दो टाइप के ऑडिट्स होते हैं, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, ठीक है। तो अब एक्सटर्नल ऑडिट क्या करता है? बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो देखो, इंटरनल ऑडिट इज फोकस्ड ऑन द प्रोसेसेस एंड द एक्सटर्नल ऑडिट इज मोर फोकस्ड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसका पर्पस क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जो यूजर्स है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए, ये हम रीजनेबल एश्योरेंस के थ्रू देते हैं। अभी ऑडिट की जरूरत क्या है? तो मैंने बोला ऑडिट इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिले, है ना। ये इसकी वजह से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यूजर्स को लगेगा भाई साहब ग्लोबली ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ऑडिट हुआ है, तो बहुत ही बढ़िया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम यूज कर सकते हैं। अब हो सकता है कि शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट अलग हो, मतलब जो शेयर होल्डर हो वो कंपनी नहीं चला रहा, जो मैनेजमेंट नहीं कर रहा, डे टू डे अफेयर्स में नहीं घुसा हुआ, तो अभी उनको कैसे पता चलेगा कि जो मैनेजमेंट मुझे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहा है दैट इज ट्रू एंड फेयर फॉर माई पर्पसेस। तो अगर जिस केस में शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट आर डिफरेंट, उस केस में बेसिकली यू नीड एन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म टू एंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन इज क्वालिटेटिव एंड रिलायबल। एंड ऑडिट होता है तो एम्प्लॉइज डरे रहते हैं कि भाई शायद मैं अगर फ्रॉड करूंगा तो भाई मैं पकड़ा जाऊंगा। गवर्नमेंट अथॉरिटीज को हेल्प मिलती है ताकि वो टैक्स लायबिलिटीज निकाल पाए, बैंकर्स को हेल्प मिलती है ताकि वो अपने क्रेडिट डिसीजंस ले पाए, एंड ऑडिट शायद फ्रॉड या एरर को भी डिटेक्ट कर सकता है कई बार। बट हम क्या देते हैं? रीजनेबल एश्योरेंस। एंड हम कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को भी देखते हैं कि क्या वो कंट्रोल्स वैसे चल रहे हैं जैसे चलने चाहिए थे या नहीं थे। तो मैंने बोला ऑडिट के फायदे क्या है? इट प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन जो कि कॉन्फिडेंस बढ़ा देती है यूजर्स का कि भाई ये जो ऑडिट हुआ है ना ये ग्लोबली ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हुआ है। अब शेयर होल्डर्स डेली अफेयर्स में नहीं इन्वॉल्व होते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है जब कोई इंडिपेंडेंट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देता है। इट एक्ट्स एज अ मॉरल चेक ऑन द एम्प्लॉइज, हेल्प्स गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई द टैक्स लायबिलिटीज, बैंकर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है टू मेक देयर क्रेडिट डिसीजंस, इट मे हेल्प इन डिटेक्टिंग फ्रॉड्स एंड इट रिव्यूज द एग्जिस्टेंस ऑफ कंट्रोल्स। कंट्रोल्स पे भी आप चेक करते हो, आप कंट्रोल्स पे भी देखते हो। अभी अपन जब जाएंगे आगे की जर्नी में तो अपन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके लिए तब तक अपन समझते हैं कि कंट्रोल्स पे भी अपन टेस्टिंग करते हैं। अब चलते हैं, क्या ऑडिट मैंडेटरी है या वॉलंटरी है? मैंने बोला देखो जी कुछ चीजों में तो ये मैंडेटरी है, जैसे कंपनी के केस में मैंडेटरी है, या फिर कोई छोटी कंपनी है लेकिन जिसपे टैक्स ऑडिट होना मैंडेटरी है। आपने सुना होगा 2 करोड़ से ऊपर जिसका टर्नओवर उसको टैक्स ऑडिट कराना है, बट आज की डेट में 2 करोड़ की लिमिट 10 करोड़ हो गई है, जिसका 95% पैसा बैंक में आता है और बैंक से जाता है। तो बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि टैक्स लॉस के अंदर में कंपलसरी है, कंपनी ऑडिट कंपलसरी है, कंपनीज के लिए ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। हो सकता है कुछ स्कूल को गवर्नमेंट ग्रांट्स लेने के लिए या कुछ ग्रांट्स लेने के लिए भी ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। बट कुछ सिचुएशंस में वॉलंटरी भी हो सकता है, जहां पे बंदा सोच रहा है यार मुझे तो बहुत फायदे हो रहे हैं। फायदे क्या कि हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिल रही है जो हमने ऊपर पढ़ा, है ना। तो कुछ फायदों की वजह से शायद बंदा खुद भी करवा ले। तो अब बेसिकली इट कैन बी मैंडेटरी एज वेल एज वॉलंटरी। ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? ऑडिटर को अपॉइंट कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स करते हैं, बट इसकी एक एक्सेप्शन है। गवर्नमेंट कंपनी के केस में कौन करता है? जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो C&AG करता है। फर्म के केस में पार्टनर्स करते हैं। स्पेशल ऑडिट के केस में लेट से गवर्नमेंट अथॉरिटी जैसे GST ऑडिट अथॉरिटी अपॉइंट कर रही है, या जो कमिश्नर है वो आपको अपॉइंट करना है तो गवर्नमेंट अथॉरिटी आपको अपॉइंट करती है। अब आपको अपनी रिपोर्ट किसको देनी है? जो आपको अपॉइंट करता है, सिंपल सी बात है। तो कंपनीज के केस में आप शेयर होल्डर्स को रिपोर्टिंग करोगे, बट गवर्नमेंट कंपनीज के केस में आपका अपॉइंटमेंट C&AG करता है, बट रिपोर्टिंग आपकी तब भी शेयर होल्डर्स को ही रहेगी, तब भी आपकी शेयर होल्डर्स को रहेगी। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो इट कि भाई अपॉइंटमेंट C&AG कर रहा है बट रिपोर्टिंग तब भी कहां पे रहेगी? शेयर होल्डर्स को रहेगी। फिर आप फर्म के केस में पार्टनर्स को, गवर्नमेंट अथॉरिटी को। तो मैंने बोला जो आपको अपॉइंट करता है उसी को आप रिपोर्ट करते हैं, बट इसकी एक एक्सेप्शन है। गवर्नमेंट कंपनी के केस में आपको अपॉइंट C&AG करता है, बट आपकी रिपोर्टिंग एड्रेस होती है टू दी शेयर होल्डर्स। अब एश्योरेंस एंगेजमेंट में बात करते हैं। ये हमारी प्यारी सी मैनेजमेंट है, ये हमारा प्यारा सा ऑडिटर है जो कि यूजर्स का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे पहुंचा के लेके जा रहा है। बट ये एक काम कर रहा है, वो एक काम क्या कर रहा है? ये सब्जेक्ट मैटर जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको इवैल्यूएट कर रहा है अगेंस्ट अ क्राइटेरिया, दैट इज अ गाइडेंसेस, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस। तो बेसिकली प्रैक्टिशनर एनहांसेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर इन दी सब्जेक्ट मैटर। तो अभी एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है? मैंने बोला ये एक ऐसा एंगेजमेंट है। एंगेजमेंट मींस दो लोग मिल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब 2 लोग एग्री कर रहे हैं कि मेरा तू ऑडिट करेगा, वो बोल रहा है कि भाई तू ही मेरा ऑडिट करेगा जो करेगा। तो इट मींस एन एंगेजमेंट जहां पे प्रैक्टिशनर
प्रैक्टिशनर कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है ऑफ द यूजर्स अदर देन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी, क्योंकि मैनेजमेंट ने तो खुद ही बनाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो इट इज एनहांसिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द यूजर्स अदर देन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी. रिस्पॉन्सिबल पार्टी मींस दिस मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबल पार्टी, ऑडिटर इज इक्वल टू प्रैक्टिशनर, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज इक्वल टू सब्जेक्ट मैटर. एंड सब्जेक्ट मैटर को हम किसी लॉ के अंडर, किसी गाइडेंस के अंदर इवैल्यूएट कर रहे हैं, लाइक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसके अगेंस्ट हम इवैल्यूएट करके हम कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं ऑफ द यूजर्स. तो मैंने बोला एश्योरेंस एंगेजमेंट एक ऐसा एंगेजमेंट है जहां पे प्रैक्टिशनर एक कंक्लूजन देता है जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है यूजर्स का अदर देन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी, जिसमें वो बोलता है कि मैंने आई हैव compared the subject matter against a criteria and this is my outcome of the evaluation or measurement of a subject matter against a criteria. तो अब elements of an assurance engagement मैंने बोला इसमें तीन पार्टीज है, एक प्रैक्टिशनर, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी, एक इंटेंडेड यूजर्स. प्रैक्टिशनर कौन है? जो कि एश्योरेंस दे रहा है. तो मैंने बोला प्रैक्टिशनर का मतलब क्या सिर्फ ऑडिटर है या उससे भी बड़ा है? मैंने प्रैक्टिशनर तो बहुत कोई, ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ द एश्योरेंस. मैंने आपको शुरू में समझाया था एश्योरेंस इज अ बिग नेम. तो एश्योरेंस के अंदर ऑडिट भी आता है, रिव्यू भी आता है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर ओपिनियन एश्योरेंस भी आती है. तो प्रैक्टिशनर इज अ ब्रॉडर टर्म देन द ऑडिटर. एंड ऑडिट सिर्फ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, बट हो सकता है प्रैक्टिशनर एश्योरेंस दे रहा हो ऑन द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आल्सो, जो कि अपन आगे जाके पढ़ने वाले हैं. रिस्पॉन्सिबल पार्टी, प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी एंड द इंटेंडेड यूजर्स. रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है? मैंने बोला रिस्पॉन्सिबल पार्टी मीन जो सब्जेक्ट मैटर को बना रही है, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाता है. एंड इंटेंडेड यूजर्स क्या होते हैं? जिनके लिए हमारी ये रिपोर्ट बनाई गई है, मतलब शेयर होल्डर्स जिनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, जैसे गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, ठीक है. तो इंटेंडेड यूजर्स, तो मैंने बोला इसमें क्या होता है, तीन पार्टी रिलेशनशिप है. वन इज प्रैक्टिशनर, देन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी, थर्ड वन इज द इंटेंडेड यूजर्स. देन द सब्जेक्ट मैटर. सब्जेक्ट मैटर मींस जो कि इंफॉर्मेशन एग्जामाइन करनी है प्रैक्टिशनर को, देन यू हैव टू इवैल्यूएट इट अगेंस्ट द क्राइटेरिया लाइक स्टैंडर्ड्स, गाइडेंसेस, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन. यू हैव टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. सफिशिएंट मींस क्वांटिटी, अप्रोप्रिएट मींस क्वालिटी. तो आपको अगर कोई एविडेंस ज्यादा कंफर्ट देता है तो दैट इज मोर क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव मींस उसकी वैलिडिटी ज्यादा है, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, क्योंकि वो अप्रोप्रिएट ज्यादा है. तो मतलब क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ हैव टू बी अचीव्ड एंड यू हैव टू इशू अ रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट. अभी ऑडिट वर्सेस रिव्यू में क्या फर्क है? ऑडिट में आप करते हो रीजनेबल एश्योरेंस. रीजनेबल एश्योरेंस देखो, सबसे पहले अभी अपन चार्ट पे चलते हैं. पहले मैं आपको एक नीचे चार्ट समझाता हूं. लो या फिर नो एश्योरेंस इज नॉट एन ऑप्शन. ये आप बेसिकली आप इसमें एश्योरेंस नहीं दे रहे हैं, ठीक है. तो लो या नो एश्योरेंस में एग्जांपल्स आते हैं जैसे कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स, ठीक है, वो अभी अपन डिस्कस करते हैं बाद में. आप मीडियम एश्योरेंस में जो देते हो, दैट इज मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस में आप देते हो रिव्यू एंगेजमेंट्स. रिव्यू मींस जैसे लिमिटेड रिव्यूज होते हैं ना, आपने सुना होगा लिस्टेड कंपनीज के केस में 45 दिन के अंदर अंदर आपको लिमिटेड रिव्यू करवाना पड़ता है. और लेकिन जो मार्च ईयर एंड होता है उसमें 60 दिन के अंदर अंदर आपको ऑडिट करवाना पड़ता है. तो ऑडिट और रिव्यू में फर्क क्या होता है? रिव्यू में आप लेते हो मॉडरेट एश्योरेंस, लेकिन ऑडिट में आप लेते हो रीजनेबल एश्योरेंस. एब्सोल्यूट एश्योरेंस पॉसिबल नहीं है. नो एश्योरेंस का मतलब क्या हो गया? कंपाइलेशन एंगेजमेंट. लो एश्योरेंस आप देते नहीं, तो लो एश्योरेंस तो पॉसिबल नहीं है. और जो नो एश्योरेंस है वो बेसिकली कंपाइलेशन एंगेजमेंट, वो भी अपन नीचे पढ़ेंगे. तो बेसिकली क्या होता है, रिव्यू में आप जो देते हो दैट इज अ मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस, ठीक है. इट्स अ लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देन द ऑडिट. तो इसका मतलब ये नहीं है कि लो एश्योरेंस है, इट मींस अ मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस. तो ये लो एश्योरेंस देने का तो फायदा ही नहीं ना. लो एश्योरेंस मींस किसी का कॉन्फिडेंस ही नहीं बढ़ रहा. लो एश्योरेंस का मतलब है कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं बढ़ रहा. तो लो एश्योरेंस इज नो कॉन्सेप्ट एंड एब्सोल्यूट एश्योरेंस इज आल्सो नो कॉन्सेप्ट इन द बुक्स ऑफ ऑडिट, ठीक है. तो ऑडिट इज अ हायर लेवल ऑफ एश्योरेंस एंड रिव्यू इज अ लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देन द ऑडिट. ऑडिट में थोड़े से आप ज्यादा प्रोसीजर करते हो, रिव्यू में आप थोड़े से फ्यूअर प्रोसीजर करते हो, लेकिन दोनों में आप क्या लेते हो? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. एंड यहाँ पे आप रीजनेबल कंक्लूजंस ड्रॉ करते हो, यहाँ पे आप लिमिटेड कंक्लूजंस ड्रॉ करते हो. तो मैंने बोला सिमिलैरिटी क्या है? दोनों के दोनों हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे हो रहे हैं और दोनों में आप बेसिकली सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस लेते हो. तो दोनों बेसिकली हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब अबाउट द इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस इन द पास्ट, उसके बारे में बात कर रहे हैं. रीजनेबल वर्सेस लिमिटेड, मैंने बोला रीजनेबल इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, लिमिटेड मींस a lower level of assurance than the reasonable assurance, that is a moderate level of assurance. यहाँ पे आप क्या करते हो? fewer procedure करते हो, लेकिन दोनों जगह आप sufficient and appropriate evidence लेते हो. यहाँ पे आप reasonable conclusions draw करते हो, यहाँ पे आप limited conclusions draw करते हो. इसका example हो गया audit, इसका example हो गया review. तो मैंने बोला देखो आपको बस तीन चीजों में evaluation करना है basically, what is the level of assurance, what is the level of procedures and what is the level of conclusions. तो ऊपर वाली टेबल भी level of assurance,
देन प्रोसीजर्स, हायर प्रोसीजर्स, यहाँ पे थोड़े कम, कंक्लूजन क्या होता है, लिमिटेड कंक्लूजन एंड दिस, तो प्रोसीजर्स, कंक्लूजन एंड देन द लेवल ऑफ एश्योरेंस। इस पे आपको 3 पैरामीटर्स में आंसर लिखना है पेपर में। अब एश्योरेंस ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मींस कि फ्यूचर में आपकी बैलेंस शीट कैसे दिखेगी, फ्यूचर में आपका P&L कैसा दिखेगा बेस्ड ऑन सम अजम्पशंस, ठीक है। तो अब बेसिकली आपको एज अ ऑडिटर, मतलब या तो प्रोजेक्शन हो रही है या फिर फोरकास्ट हो रही है, तो बेसिकली आपको इसके ऊपर कंफर्ट लेना है। तो इट्स नॉट अ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इट्स नॉट अबाउट द इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस इन द पास्ट, बट रादर इट इज टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, राइट। तो अब आप एज अ ऑडिटर क्या क्या चीजें देखोगे, आप इसमें देखोगे कि जो मैनेजमेंट ने अजम्पशन ली है क्या वो अनरीजनेबल तो नहीं है, क्या वो रीजनेबल है। सबसे पहला चेक ये करोगे, जो अजम्पशन लिए कि सेल 10% से बढ़ेगी, क्या ये रियलिस्टिक सेल ग्रोथ है, क्या पास्ट में मैनेजमेंट ने इतनी सेल ग्रोथ अचीव करी है ना। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर्ली प्रिपेयर हुए हैं बेस्ड ऑन सच अजम्पशन, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसी अजम्पशन के बेसिस पे बने, एक्चुअल में भी सेल ग्रोथ 10% के हिसाब से पहले 100 था 110 रुपए लिया गया, क्या प्रॉपर प्रेजेंटेशन हुई है, एंड जितनी भी अजम्पशन है क्या उन्हें प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया गया है या नहीं किया गया। मैंने बोला हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जो कि पास्ट के बारे में बात करती है, प्रोस्पेक्टिव मींस जो कि फ्यूचर के बारे में, अबाउट बेस्ड ऑन सम अजम्पशंस कि सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो क्या ये अजम्पशंस रीजनेबल है, क्या प्रॉपर्ली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं बेस्ड ऑन सच अजम्पशंस, एंड क्या प्रॉपर्ली प्रेजेंटेशन हुई है उनकी, एंड जो भी अजम्पशंस ली गई है क्या उनको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया गया है। अब आप ओपिनियन में क्या बोलोगे, क्या आप ओपिनियन ये बोलोगे कि भाई सब कुछ सही लग रहा है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन 100% अचीव हो जाएंगे, नहीं, आप ये बोलोगे भाई मेरी नॉलेज में कोई भी मैनेजमेंट ने ऐसी अजम्पशन नहीं ली दैट सीम्स टू मी एज अ नॉट रीजनेबल। तो मैंने बोला प्रैक्टिशनर रिपोर्ट देगा कि मेरी नॉलेज में कोई भी ऐसी नहीं आई अजम्पशन दैट डज नॉट प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस फॉर द प्रोजेक्शन। तो मैंने बोला ऑडिटर को, प्रैक्टिशनर को क्या क्या चेक करना है, यहाँ पे वर्ड ऑडिटर नहीं प्रैक्टिशनर आएगा। मैंने बोला ना प्रैक्टिशनर इज अ ब्रॉडर टर्म, प्रैक्टिशनर क्या क्या चेक करेगा, वो बोलेगा कि अजम्पशंस आर नॉट अनरीजनेबल, जो एफएस बने हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो बनी है दैट इज बेस्ड ऑन दिस अजम्पशन, दीज आर प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड, एंड जो भी मटेरियल अजम्पशंस है दीज आर एडिक्वेटली डिस्क्लोज। तो यहाँ पे आपको जो एश्योरेंस मिलेगी दैट इज अ मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस, मॉडरेट मींस लिमिटेड एश्योरेंस, लिमिटेड मींस रीजनेबल से छोटे वाली एश्योरेंस, इट्स अ लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देन द रीजनेबल एश्योरेंस। अब आप क्या लिखोगे कि भाई मेरी नॉलेज में कुछ ऐसा नहीं आया है दैट सजेस्ट दैट दीज अजम्पशंस डू नॉट प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस फॉर द प्रोजेक्शन, तो आपको ये लिखना है। अब आपने पढ़ लिया ऑडिट में आप रीजनेबल लेते हो, रिव्यू में आप लिमिटेड लेते हो, प्रोस्पेक्टिव में भी आप लिमिटेड एश्योरेंस ही लेते हो, दैट इज अ मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस, बट आप इसमें अजम्पशंस के बारे में बोलते हो कि हाँ आई हैव नथिंग हैव कम टू माय अटेंशन that says that the assumption are not a reasonable basis for the projection। कंट्रोल्स में आप रीजनेबल भी दे सकते हो, मॉडरेट भी दे सकते हो, यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो मतलब कंट्रोल्स पे जनरली हम रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं कि हम टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स करते हैं, ये भी एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है जहां पे हम इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्ट करते हैं। अब देखो इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्ट हम एज अ पार्ट ऑफ आवर ऑडिट भी करते हैं एंड सेपरेट एश्योरेंस एंगेजमेंट के रूप में भी करते हैं। तो ऑडिट में ऑब्वियसली हम कंट्रोल्स को टेस्ट करते हैं, वो हम चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ेंगे, बट हम एक सिंपली एक एंगेजमेंट एक ऐसा भी हो सकता है जहां पे हम सिर्फ कंट्रोल्स के ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं, तो दैट इज अ एश्योरेंस एंगेजमेंट। अभी ऑडिटर कैसा होना चाहिए, मैंने बोला जैसा हमारा बढ़िया बिजनेसमैन होता है, जैसे हमारे अंबानी साहब होते हैं, वैसे ही हमारा अच्छा ऑडिटर होना चाहिए, उसके अंदर कल्चर के प्रति लगाव होना चाहिए और उसको उम्मीदों से ज्यादा ऊंचाई छूने की आदत होनी चाहिए। तो उसके पास कल्चर से प्यार होना चाहिए और वो ऑनेस्ट होना चाहिए और उसके अंदर ह्यूमन क्वालिटीज को होनी चाहिए, एम्पैथी, सिंपैथी, वो टैक्ट होना चाहिए, फर्म होना चाहिए, इंटीग्रिटी वाला बनना होना चाहिए, जजमेंट उसकी खतरनाक होनी चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए, बिल्कुल आपके जैसा होना चाहिए। तो बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि उसके बाद जो जो क्वालिटी बिजनेसमैन के लिए चाहिए होती है, सेम टू सेम क्वालिटीज एक अच्छे ऑडिटर के लिए चाहिए। लेकिन इन सबसे ऊपर एक चीज आपको जरूर चाहिए, आप अकाउंटिंग के मास्टर होने चाहिए। यदि आप किसको इवैल्यूएट कर रहे हो, आप अकाउंट्स को ही तो देख रहे हो, तो आपको एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग होनी चाहिए, एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो मैंने बोला हमारा ऑडिटर कैसा होना चाहिए, बिल्कुल आपके जैसा होना चाहिए। तो बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज ऑफ अ गुड बिजनेसमैन, और ये सब हमने पढ़ लिया। अब अपन चलते हैं, देयर आर टू वर्ड्स, वन इज एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, देन द सेकंड वर्ड इज एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। दोनों में बहुत छोटा सा फर्क है। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स में सिर्फ 4 स्टैंडर्ड्स आते हैं, बट एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स में 5 स्टैंडर्ड्स आते हैं। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स में जैसे एसएज आता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जो ऑडिट पे लगते हैं, एसआरईज रिव्यू पे लगता है, एसएईज
क्योंकि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो हमने पढ़ा, इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर जो ओपिनियन पढ़ा उसके ऊपर लगता है। एंड एसआरएस ये की न्यू कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली उन एंगेजमेंट्स में लगता है जहां पे नो अश्योरेंस होती है, लाइक कंपाइलेशन एंगेजमेंट, जहां पे मैं बोल रहा हूं मैं सिर्फ बैलेंस शीट बना के दे रहा हूं, मैं उसका ऑडिट नहीं कर रहा, मैं उसको रिव्यू नहीं कर रहा, मैं उस पर कुछ टेस्टिंग नहीं कर रहा, आई एम जस्ट taking the trial balance and doing it in the format of the financial statements। तो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स में 4 ही स्टैंडर्ड्स आते हैं, वन इज एसएस, एसआरईज, एसएईज एंड एसआरएस। तो ये बेसिकली आपका एंगेजमेंट स्टैंडर्ड हो जाता है। बट इन सबके ऊपर एक होता है स्टैंडर्ड जिसका नाम है क्वालिटी कंट्रोल का स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, SQC1। तो बेसिकली अब अपन ने चार्ट पढ़ा, लो लेवल ऑफ एश्योरेंस पॉसिबल नहीं है जी, ये हम देते ही नहीं है क्योंकि इसका देने का कोई फायदा नहीं है। मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस आपकी रिव्यू में होती है जिसपे लगता है SRE, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे लगता है SAEs। तो ये जो हो गए ये सारे के सारे एप्लीकेबल एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स हो गए, ये हो गए आपके एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। और ये वाला जो हो गया वो हो गया क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। तो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स आर 4 एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स आर 1 एंड बोथ कंबाइंड विल गिव यू 5 काउंट। तो पेपर में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, और उसमें SQC का नाम दे सकते हैं। तो हो सकता है बिकॉज दैट इज अ क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड, वो ये इंश्योर करेगा दैट दीज 4 स्टैंडर्ड्स SAEs, SREs, SAEs, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, एंड SRS, ये जो भी 4 स्टैंडर्ड्स है। SRS कहां पे लगता है, जहां पे मैंने बोला देयर इज नो एश्योरेंस, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नॉट पॉसिबल। हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस आप ऑडिट में देते हो जहां पे SAs लगते हैं, और कंट्रोल्स में भी आप हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस देते हो जनरली, दैट इज ऑन अ स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। ये ऑडिट के ऊपर लगते हैं जब आप हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करते हो। इसमें बहुत सारे एग्जांपल लिख देना, ऐसे 200, ऐसे 230, ये फिर 300 प्लानिंग, रॉम मींस रिस्क असेसमेंट, एंड 530, 500 ऑडिट एविडेंस, ये सारे नाम लिखने हैं बस, ये तो कुछ है नहीं। ये जैसे जैसे आप आगे सिलेबस पढ़ोगे तो आपको सारे नाम याद रहेंगे। स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स, मैंने बोला रिव्यू पे लगते हैं, लिमिटेड एश्योरेंस आप लेते हो, फ्यूअर प्रोसीजर्स आप करते हो इन कंपैरिजन टू द ऑडिट, लेकिन आप तब भी क्या लेते हो, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। SRE 2400, SRE 2410, ये 2 टाइप है ऑफ द रिव्यू स्टैंडर्ड्स। ये नंबर सीरीज थोड़ी सी याद रख लेना क्योंकि पेपर में पता चले इसी के ऊपर पूछ लिया क्वेश्चन, तो थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। एश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब मैंने बोला अदर देन द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लाइक प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, या फिर लेट्स से इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर ओपिनियन दे रहे हो, तो वो बेसिकली इट डज नॉट हैव एन ओपिनियन, इट डज नॉट प्रोवाइड एन एश्योरेंस एंगेजमेंट ऑन अदर देन द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लाइक प्रोस्पेक्टिव, लाइक इंटरनल कंट्रोल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे ही 3400, 3402, 3420, ये वाला लगता है प्रोस्पेक्टिव के ऊपर, ये वाला कंट्रोल्स के ऊपर, और ये वाला लगता है प्रोस्पेक्टस में जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जाती है उसके एश्योरेंस के ऊपर। SRS लगते हैं, मैंने आपको बताया ना, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स का मतलब है कि भाई मैं ये एक ही चीज करूंगा, मैं सिर्फ कंफर्मेशन भेजूंगा, जो बैलेंस आएगा उसका बैलेंस अपडेट करूंगा और आपको दे दूंगा। आई एम नॉट अप्लाइंग माई जजमेंट, आई एम जस्ट परफॉर्मिंग अ लिमिटेड सेट ऑफ प्रोसीजर दैट इज नोन एज अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। इसके ऊपर या फिर कंपाइलेशन, जहां पे मैंने बोला मैं ट्रायल बैलेंस लूंगा और मैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे दूंगा। तो SRS के एग्जांपल्स हो गए, SRS 4400, 4410, कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स एंड अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। SQC इज द टॉप, दैट इज अ क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड, दिस इज नॉट अ एंगेजमेंट स्टैंडर्ड बट रादर अ क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। तो ये बोलता है कि फर्म को एक क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम बनाना है जिससे वो इंश्योर करे कि जो भी ऑडिट हो रहा है, जो भी रिव्यू हो रहा है, जो भी अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स हो रहे हैं या फिर कोई रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट हो रहे हैं, सबके अंदर अंदर क्वालिटी आनी चाहिए। और ये बोलता है कि जो भी प्रैक्टिशनर या जो भी ऑडिटर है ना, और उसकी जो फर्म है और उसके जो एम्प्लॉइज है, शुड कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड्स, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, और जो फर्म रिपोर्ट इशू कर रही है दीज आर अप्रोप्रिएट। इसका पर्पस क्या है, द फर्म एंड इट्स पर्सोनल आर कंप्लाइंग टू द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, एंड द रिपोर्ट्स इशूड आर अप्रोप्रिएट। अभी स्टैंडर्ड्स की जरूरत क्यों है, मैंने बोला ये ऑडिट की क्वालिटी को निखारता है, बढ़ाता है, ये इंप्रूव करता है, और उसी को आप बेसिकली इट विल एक्ट एज अ बेंचमार्क। ये यूनिफॉर्मिटी को प्रमोट करता है कि जैसे सारे ऑडिट्स हो रहे हैं, जो भी सीए कर रहे हैं वो सारे सिमिलर ऑडिट्स, यूनिफॉर्म ऑडिट कर रहे हैं, एंड दे आर अप्लाइंग विद दी, दे आर इक्विप्ड विद द प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल। तो मैंने बोला क्वालिटी को बढ़ाता है, मतलब ऑब्वियसली बात है क्वालिटी बढ़ता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्वालिटी को भी बढ़ाता है, बेंचमार्क सेट कर देता है कि भाई इस हिसाब से होना चाहिए ऑडिट, प्रोफेशनल अकाउंट्स की नॉलेज बढ़ा देता है, और कुल मिला के ओवरऑल क्वालिटी बढ़ाता है।
अब आपकी क्या है एज ऑडिटर ड्यूटी, आपको एंगेजमेंट एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स दोनों फॉलो करने हैं, ठीक है। तो दीज आर टू बी फॉलोड, और जहां पे आप डिपार्ट करते हो, जहां पे भी आप कोई भी प्रोसीजर रिक्वायर्ड है उससे अगर आप डिपार्ट करते हो तो पहले तो आपको ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर करना है एंड आपको लिखना है कि व्हाट हैज बीन द रीजन फॉर द डिपार्चर, आपको ऐसा क्यों डिपार्चर करना पड़ेगा फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड। एंड आपको अपनी रिपोर्ट में भी ये ड्रॉ आउट करना पड़ेगा कि आपने इस स्टैंडर्ड से डिपार्चर किया, आपने कंफर्मेशन नहीं भेजी तो आपको लिखना पड़ेगा कि पहली बात तो दिस कांट बी पॉसिबल कि आप कंफर्मेशन ही ना भेजो, बट अगर लेट से इन एनी रीजनेबल, मतलब जैसे लेट से ऐसे 501 में आप इन्वेंटरी का वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे तो अपनी रिपोर्ट में यू हैव टू सच draw out that yeah you have departed to this standard, right? So but yeah, mere disclosure will not absolve you from the requirement of the essay। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लिख के अपनी रिक्वायरमेंट से बच जाओ, लिखना तभी है जब बहुत ही इम्प्रैक्टिकेबल है कि भाई अब हम ये प्रोसीजर कर ही नहीं सकते एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर यू हैव डन एंड यू हैव टू डॉक्यूमेंट व्हाट वाज द रीजन which was the basis for departing from the standard। So this was entire chapter number 1 revision। अब अपन करेंगे केस स्टडीज, क्वेश्चन आंसर्स थ्रू अ सेपरेट वीडियो। तो आपको मुझे लग रहा है ऐसे अपन चलेंगे, मई 25 को रॉक करेंगे, क्रैक करेंगे और एंजॉय करेंगे। थैंक यू, बाय एंड हैव अ गुड डे।